ध्यान दें, गैसों के गतिक समीकरण के बारे में अब हम बात करना है। पिछले क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा। उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने थ्योरेटिकल बातें किया कि एक गैस में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लास्ट पॉइंट में हमने ऊर्जा की बात किया था, गतिज ऊर्जा का, और वहाँ तक छोड़ दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि गैसों के एक समीकरण एक उस नियम से एक समीकरण निकालना चाह रहे हैं, गैसों का समीकरण, जो ऊर्जा के बारे में भी बताए, जो उसके पैरामीटर के बारे में भी बताए। तो यहाँ देखिए गैसों के समीकरण को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। इसके पहले जो गैसों का समीकरण क्या है पहले उसको लिख देता हूँ, फिर कहाँ से आता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए गैसों का जो गतिज समीकरण है वो क्या है कि PV इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M और U स्क्वायर। ये है गैसों का समीकरण, गतिक समीकरण। इसको बोलते हैं गैसों का गतिक समीकरण। तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन में ये सब बताएंगे। गैसों का गतिक समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, जहाँ पर आप जानते हैं अब यहाँ जहाँ P क्या है, प्रेशर, P क्या है भाई, प्रेशर, और V क्या है, वॉल्यूम, है ना, और M क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, और U क्या है, U है यहाँ पर वेग, और इसको हम लोग बोलते हैं RMS स्पीड, RMS स्पीड बोलते हैं। RMS स्पीड का हिंदी नाम देखिए, प्रेशर दाब, वॉल्यूम आयतन, और ये क्या है, आणविक भार, आणविक भार, और U क्या हो गया, RMS स्पीड का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग होता है। क्या होता है तो ये आगे आने वाला है, पढ़ेंगे। और एक तरह से अभी आप स्पीड समझ के चलिए, है ना। अब इसका जो देखना डेरिवेशन कैसे होता है, डेरिवेशन बहुत शॉर्ट में करूँगा, ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करना है, इजी वे में एकदम शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन होगा। ज़रा देखिएगा, मुझे समझ लीजिए इस इक्वेशन को अगर समझना है तो प्रेशर निकालूंगा मैं, इस वॉल्यूम को उधर भेज दूंगा और प्रेशर निकालूंगा। प्रेशर निकालने के लिए समझिए, मान लीजिए कि माना N गैसीय अणु एक घनीय बॉक्स के अंदर, एक घनीय बॉक्स के अंदर त्रिविमीय गति कर रहा है, अंदर त्रिविमीय गति कर रहा है ना। क्या बोला कि माना N गैसीय अणु एक घनीय बॉक्स के अंदर त्रिविमीय गति कर रहा है, तो उस समय क्या होगा कि अब देखिए, अब उसको डायग्राम से समझा दूं। सपोज करो ऐसा एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में ऐसा सारा दीवार में बना देता हूँ इस तरह से और इस तरह से, और ये जो दीवार है और ये जो दीवार है, उन दोनों दीवार के बीच में कोई पार्टिकल एक दिशा ऐसे गति कर रहा है U वेग से, और यही टकरा के वापस -U वेग से, मतलब प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट मतलब होता है कि इलास्टिक कोलिजन होता है। अब समझिए कि N नंबर में अणु है, वो गति कर रहा है इस दिशा में, और पहले इस दीवार से टकराया और टकरा के उतने ही वेग से वापस आया, और केवल डायरेक्शन उल्टा है, कहने मतलब U वेग से उधर गया तो -U वेग से इधर आया, तो क्या हुआ, मान बराबर है, दिशा उल्टा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिकली कोलाइड करके ये वापस आ गया। यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए बता दूं कि हमने क्या लिया है, लेट दी N गैसेस मॉलिक्यूल इज मूविंग 3 डायमेंशनली या सो 3 डायमेंशनल मोशन इनसाइड अ क्यूब बॉक्स। तो अब ये यू भी बात कर लिए, है ना, और वेग U से, है ना, वेग U से किसी फलक से टकराता है, किसी फलक से टकराता है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। किसी फलक से U वेग से टकराता है, तो वो जब टकराएगा U वेग से तो क्या होगा, उसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर होगा। पहला, अब देखो मैं 2-3 चीज़ें निकाल रहा हूँ, ये कंडीशन मान लिया हमने, है ना, और टकराता है, और तथा टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है, टक्कर प्रत्यास्थ है। तो 3 चीज़ निकालना है। पहला, अणुओं की संख्या, अणुओं
कि एक दिशा में संख्या, एक दिशा में संख्या। अब बताइए, हमारे पास कुल अणु n है, दिशा है 3, तो एक अणु को बोला जाए तो उसके पास 3 संभावनाएं हैं, x y z तीनों दिशा में जा सकता है। ये x दिशा मान लो, ये y दिशा है और ये z दिशा है, तो तीनों में से किसी भी दिशा में जा सकता है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या जो n है ना, उसका 1/3 हिस्सा ही एक दिशा में जाएगा। मैं भी इस वाले दिशा में जा रहा हूँ, x दिशा में, तो x दिशा में केवल 1 जाएगा। ठीक है, एक दिशा लिखा हूँ, x माना हूँ मैं, x दिशा में एक चीज़ निकल गया। दूसरा होता है कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन इसी गति में। तो देखो संवेग में परिवर्तन कैसे, संवेग में परिवर्तन इस प्रकार कि वो पहले जाते समय इसका से क्या होगा, संवेग mu है ना, आते समय क्या हो गया, मास के साथ m माइनस u, मतलब माइनस mu हो गया। तो अंतर कितना हो जाएगा, mu यहाँ पर 1 और माइनस करके माइनस mu, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस mu। ये होगा संवेग में परिवर्तन, है ना। तो संवेग में परिवर्तन हमारे पास आ गया ट्वाइस mu। एक चीज़ और, 1 सेकंड में टक्करों की संख्या और निकालना है, 1 सेकंड में टक्करों की संख्या। तो अब देखिए कि ये u वेग से जब पूरा एक इलास्टिक कोलिजन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, इस सिरे से शुरू होकर यहाँ टक्कर मारा, वापस आया, मतलब अगर इन दोनों के बीच की दूरी को l मान लिया जाए तो ये 2l की दूरी तय कर रहा है टोटल, तभी तो इलास्टिक कोलिजन समझ में आएगा। भाई केवल एक दिशा में गया, टकराया, आगे क्या हुआ नहीं पता है, तो आप उसको इलास्टिक कोलिजन नहीं बोल सकोगे। तो इलास्टिक कोलिजन बोल रहा हूँ तो जहाँ से गया और वहाँ पर वापस आना चाहिए। तो मैंने यहाँ इस दीवार से शुरू करके यहाँ टकरवाया और उसको वापस ले आया, तो 2l का डिस्टेंस हुआ और u हो गया। ये क्या हो गया, समय, कितना समय लगा। तो अब बताओ समय का उल्टा कर दूं तो क्या वो आवृत्ति के बराबर होगा, तो यही है प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा चीज़, ये u/2l हो जाएगा, u/2l। अब ये 3 चीज़ आया, मैं क्या क्या बोल रहा, देखिए अणुओं की एक दिशा में संख्या, टक्कर मारने वाले अणुओं की एक दिशा में संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन हो गया। फिर संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया। फिर प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। ठीक है, तीनों चीज़। अब तीनों चीज़ों को ध्यान रखना, ये इस टक्कर के कारण इस दीवार पे एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, ताकत लगा रहा है, उस ताकत को, है ना, यहाँ पर देखना, बल फलक पर बल, आरोपित बल F इक्वल्स टू होता है इन तीनों का मल्टीप्लाई, है ना। कितना सेकंड टक्करों की संख्या है, चेंज मोमेंटम क्या है, अणु कितना आ रहे हैं, तो देखो अणुओं की संख्या n/3, है ना। फिर मोमेंटम में चेंज कितना होगा 2mu और इनटू प्रति सेकंड कितने टक्कर आ रहे हैं y/2l। तो ये जो है वो बल बताता है कटा, और फाइनली क्या बचा भाई m/n/u, और ये दोनों u मिलके u² अपॉन यहाँ पर 3/l बचा। ये हो गया बल। लेकिन हमको निकालना था दाब, है ना, दाब निकालना है। तो दाब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा देखो, दाब या प्रेशर, ये हो गया फोर्स। अब मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ, तो प्रेशर P निकालना हो तो F एरिया होता है, एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग दाब बोलते हैं। तो F गुणा L का स्क्वायर करूँगा, क्योंकि हम एक घन लिए हैं, घन में लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो L/L। ठीक है, किसी भी एक फलक का हम दाब बोल रहे हैं, इस फलक का ये एरिया निकाल रहे हैं, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, घन है। तो यहाँ क्या हो गया m/n/u² अपॉन 3l है और इंटू l का क्यूब, l²। तो अब देखिए टोटल यहाँ लिखता हूँ, प्रेशर इक्वल्स टू क्या हुआ, प्रेशर इक्वल्स टू हो गया m/n, यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा समझिएगा। हाँ, प्रेशर फाइनली इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रेशर इक्वल्स टू हो गया m/n/u² अपॉन 3l³ और फिर यहाँ देखिए P इक्वल्स टू mn को m और n मास इंटू मोल, मास इंटू मोल मिला के मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, तो इसको m लिख दिया हूँ और u² अपॉन 3 और l³ के जगह लिख दिया हूँ, ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो गया था वॉल्यूम। तो अब देखिए इसको इधर ले आता हूँ, P इंटू V m u² अपॉन 3, ये क्या हो गया, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस।
तो इस तरह से आपको निकालना है। ये शॉर्ट में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस निकाल दिया गया है। क्लियर है? तो नोट करें इसको। ध्यान दें, गैसों के गतिक समीकरण से गतिज ऊर्जा की गणना। देखो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये गैसों का गतिक समीकरण है, काइनेटिक इक्वेशन है, और काइनेटिक इक्वेशन और गतिज ऊर्जा को ना समझा पाए, काइनेटिक एनर्जी को ना समझा पाए तो फिर वो अधूरा हो जाएगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है, अब गतिज ऊर्जा की गणना करना है। गतिज ऊर्जा है क्या? ऊर्जा को हम लोग दो भाग बांटते हैं, स्थितिज और गतिज। स्थितिज मतलब स्थिर पदार्थ की ऊर्जा, और गतिज मतलब गतिशील पदार्थ की ऊर्जा। तो हम अभी गैसों को कैसा अज्यूम करें? लगातार गति करने वाला पदार्थ मान रहे हैं। हर अणु अपने संभव दिशाओं में, संभव सभी दिशाओं में लगातार गति करता है। तो उस गति के कारण उसके पास एक गतिज ऊर्जा होता है, और उसी गतिज ऊर्जा को अब हम गतिक इक्वेशन से निकालेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। कैसे? देखें, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस क्या है? काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस जस्ट पीछे निकाले, वही काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है। क्या था भाई फॉर्मूला? कि P इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू 1/3 mu स्क्वायर। U मतलब V, U को V भी लिख सकते हो आप जैसे चाहते हो, है ना। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 3PV इक्वल्स टू यहाँ पर mu स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों तरफ 2-2 से डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी 3/2 PV और इधर भी यहाँ 1/2 mu स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों में मैं क्या किया, 2-2 से डिवाइड किया। तो ये क्या है, हाफ mu स्क्वायर क्या है? हाँ, हम mv स्क्वायर जनरली बोलते हैं, लेकिन v की जगह क्या यहाँ स्पीड को क्या माने हैं, u माने हैं। तो चिन्ह बस तो बदला है, ये मास है, वेग है ना, और ये हाफ है। तो ये जो है क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का नया सूत्र क्या है, 3/2 PV हो गया। हम आगे और पढ़ेंगे, देखना कि आइडियल गैस से, आइडियल गैस या आदर्श गैस, ये आदर्श गैस पढ़ने वाले हैं। आदर्श गैस ये होता है PV इक्वल्स टू RT, अगर 1 मोल के लिए बात किया जाए तो इससे हमको PV इक्वल्स टू RT मिलता है। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे कर सकता हूँ, 3/2 RT इक्वल्स टू KE। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूला आ गए। यहाँ से मैं अब फाइनली लिख देता हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV बोलूँ या 3/2 RT बोलूँ। ठीक है, ये 1 मोल के लिए है। अगर n मोल के लिए होगा तो NPV nRT लग से यहाँ पर 1 मोल के लिए होगा तो राइट साइड में nRT होगा, है ना। ये nRT इधर होगा, या नहीं तो फिर यह पुट कर देता हूँ। फिर देखो ये 3/2 कहाँ गया, nRT, तो ये n, अब वो n मोल के लिए हो जाएगा। इधर बस आएगा, इधर नहीं आएगा, n उधर लगाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि औसत गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, औसत गतिज ऊर्जा का सूत्र है, कहाँ से निकला, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकला है। क्लियर है क्या? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमको फाइनली कहाँ से रिलेट करके बताता है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके बताता है। और आगे देखिए लास्ट पॉइंट, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर है, बिल्कुल। और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और यही बात हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लास्ट पॉइंट में बोला था। यहाँ टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। मॉलिक्यूल को गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल के मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्यों, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। टेम्परेचर का जो थर्मल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, जिससे मूवमेंट बढ़ता है। तो यही तो यहाँ पर प्रूफ हुआ फाइनली। तो हम लोग ने क्या किया, गैसों के सारे अणुगतिक सिद्धांत में जितने भी पॉइंट थे उन पॉइंट्स को धीरे धीरे करके इकट्ठा किया, और उस पॉइंट को मिलाकर हमने आखिर में उस स्टेटमेंट के पॉइंट को ही यूज़ करके स्टेटमेंट के लास्ट पॉइंट को प्रूफ किया। ये मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है ये? अब जितना भी गैसीय नियम है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकल सकता है। कौन कौन सा गैसीय नियम, बॉयल्स नियम, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ये सब निकलता है इससे, है ना। हालांकि डेरिवेशन यहाँ पर नहीं है, अपने को डेरिवेशन ज़्यादा नहीं करना है, पर याद रखिएगा कि एक पॉइंट लिख सकते हैं नीचे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, सभी गैसीय नियमों की उत्पत्ति होती है। और यहीं से फाइनली आदर्श गैस के नियम भी निकल आते हैं। ठीक है, यहीं से आदर्श गैस के नियम भी निकल आते हैं। अब वो नियम क्या है उसको देखेंगे आगे।
चलिए पहले इतना नोट करें, आज के लिए इतना।